नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का 2 दिवसीय उत्तराखंड यानी देवभूमि का दौरा है। आजकल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीपी राधाकृष्णन। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का भव्य स्वागत करेंगे, जहां पर उनकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के दौरे को लेकर उत्तराखंड में विशेष तैयारी की गई है। किसी भी तरह की कोई कमी उनके दौरे को लेकर ना रहे, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आज और कल उत्तराखंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। वीवीआईपी मूवमेंट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। बैठकों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिला था। अब देहरादून मसूरी में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आपको बताते चले देवभूमि के दौरे पर है। उत्तराखंड के दौरे पर जब पहुंचेंगे तो इस दौरान जब उनकी उपस्थिति देखने को मिल पाएगी तो राज्य के मुखिया यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उनका भव्य स्वागत करेंगे और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। आला अधिकारियों को भी विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी, कोई लापरवाही देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और एक खास बात का ध्यान यहां पर रखना हर अधिकारी को जरूरी है, जिसको लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा तो उसको लेकर आम जनमानस को भी कोई परेशानी ना रहे। इसके भी निर्देश योगी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। देहरादून मसूरी में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड का ये 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन उत्तराखंड आज और कल दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर कोई कमी ना रहे, इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर उत्तराखंड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वीवीआईपी मूवमेंट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार यहां पर इंतजार किया जा रहा है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का, जब वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। और इसमें ये 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देहरादून से एक और बड़ी खबर, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन अब शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। सभी 70 विधानसभा सीटों की अब समीक्षा की जाएगी। विधायकों के प्रदर्शन का फीडबैक लिया जाएगा। कमजोर सीटों पर बीजेपी का खास फोकस होगा। जनता के फीडबैक से तैयार होगी चुनावी रणनीति। तो बीजेपी की तरफ से विशेष तौर पर मंथन लगातार किया जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, बीजेपी का कोई भी ऐसा लूप होल ना बचे जिसकी वजह से बीजेपी को 27 के विधानसभा चुनाव में घाटा हो या नुकसान हो बहुत बड़ा। और विपक्षी पार्टी जो इस वक्त कांग्रेस का यहां पर भूमिका निभा रही है, उसकी वजह से कोई खामियाजा या नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े, उसको लेकर पहले से ही मंथन का सिलसिला यहां पर शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड में चूंकि 70 विधानसभा सीटें आती हैं और 70 विधानसभा सीटों को लेकर अब समीक्षा की जा रही है। सबसे ज्यादा जो पैनी नजरें टिकी हुई है वो है पौड़ी, टिहरी और इसके साथ ही हरिद्वार। ये 3 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर पैनी नजर बीजेपी की है और लगातार कोशिश की जा रही है कि 27 के चुनाव से पहले जितना हो सके उतना धरातल पर तैयारी की जाए। सांसद विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा है उनके क्षेत्र का, और जनता के बीच भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, जहां जनता से भी रूबरू होंगे और इसके साथ ही उनसे भी फीडबैक लेंगे उन्हीं के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सांसद और विधायकों का, कि क्या उन्होंने काम किया है और उसी के आधार पर आगे का विजन तय किया जाएगा। क्योंकि सीधे तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि अब जनता से भी फीडबैक लिया जाएगा, सांसद प्रतिनिधि यानी कि जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी, उनके साथ भी 1-on-1 चर्चा की जाएगी और उसी के आधार पर आगे आने वाले समय के लिए विजन यहां पर पेश किया जाएगा चुनाव से जुड़ा हुआ। लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी, अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। टिहरी लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा, सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाई, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए कार्यक्रम क्या क्या बनना चाहिए उस पर चर्चा हुई। विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में हो इसकी चर्चा हुई। सरकार से
अभी हम कौन कौन से ऐसे कार्य करा सकते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा सकते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे, उन विषयों की चर्चा हुई। और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, इन सब विषयों की चर्चा हुई है। कल कौन से कार्यक्रम कब होंगे, इसके अलग से प्रयास करके हम सारे कार्यक्रम आपको विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा लगातार की जा रही है। कमजोर सीटें जो है, बीजेपी का खास फोकस वहां है, जहां पर अभी हाल फिलहाल में सांसदों और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक भी की गई थी देहरादून में, और उसके साथ ही लगातार मंथन किया जा रहा था। सबसे ज्यादा जो पैनी नजरें टिकी हुई हैं वो है पौड़ी सीट, इसके साथ ही हरिद्वार, और आपको बताते चले कि कुछ टिहरी की जो विधानसभा सीट है वहां पर विशेष फोकस है, क्योंकि ये सीट वो मानी जाती है कि जहां पर किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि अगर यहां पर काबिज हो जाता है, जीत जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर उत्तराखंड में सरकार भी उसी की बनती है। अब उसी चीज को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, कोई कमी ना रहे। ऐसे में अब क्षेत्रों के जो लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनसे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और अमूमन तौर पर देखने को भी मिला है कि जब सीएम धामी की तरफ से अलग अलग जिलों का दौरा किया जाता है तो उस दौरान लोगों से वार्ता की जाती है, चाय पर चुस्की के साथ साथ उनसे चर्चा की जाती है, और ये पता लगाया जाता है जो सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित की जा रही हैं, क्या उसका लाभ उनके क्षेत्रवासियों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हैं कि आम जनमानस के बीच में वो पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, और ऐसे में जो जुड़ाव, जो लगाव है सीएम धामी के लिए उत्तराखंड के लोगों का, वो बहुत बेहतरीन तौर पर देखने को मिलता है। अब इसी के चलते आपको बता दें कि उसी आधार पर अब वापस से सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, तमाम जो यहां पर क्षेत्रवासी हैं उनसे फीडबैक लेंगे, और उसी के आधार पर आगे का विजन यहां पर तैयार किया जाएगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिर टिकट किसको देना है, और अगर किसी विधायक की तरफ से बेहतरीन काम किया गया है तो उसकी सराहना भी यहां पर की जाएगी, उसका लाभ उसको भी मिलेगा सकारात्मक तौर पर। और ऐसे में लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, जहां सभी 70 विधानसभा सीटों की समीक्षा की यहां पर तैयारी हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। मेरी सहयोगी स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्मिता, फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी यहां पर देखने को मिल पा रही है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो समीक्षा 27 के चुनाव को लेकर कर रहे हैं, वो कितना जरूरी हो जाता है 70 विधानसभा सीटों के लिए? जरूरी हो जाता है, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी को जो है वो हैट्रिक लगानी है उत्तराखंड में, और इसी पर जो है प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपनी तीसरी बार की हैट्रिक के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, और यही वजह है कि वो लगातार जो है धरातल पर अब काम कर रही है। हम चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात कर ले, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले, दोनों ही जो है ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तो ये शुरुआत से हमने देखा है कि चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार जो है जनता से संपर्क बनाए हुए थे। ये पहली बार नहीं है कि चुनाव नजदीक है और वो तब जनता से संपर्क कराएं। वो लगातार प्रदेश के कई जिलों का दौरा करते रहते हैं, वहां जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत उसका वहीं पर वो निदान भी करते हैं। साथ ही जन सुनवाई जैसी चीजों पर भी उनका खास फोकस रहा है, क्योंकि वो जनता की समस्या सुनते हैं, जनता से फीडबैक लेते हैं कि उनके यहाँ का जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने काम किया है या नहीं, उनसे उनकी कोई शिकायत तो नहीं है, आखिर यहाँ ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ है। तो वो जनता सीधे, अगर विधायक नहीं करता है तो सीधे मुख्यमंत्री को बताते हैं, जिससे मुख्यमंत्री वहां पर आश्वासन देते हैं और काम को कराते भी हैं। जिसका हमने नतीजा भी देखा है कि जनता का जो जुड़ाव है वो उनकी तरफ रहता है। तो 2027 को मंथन लेकर जो कल बैठक की गई है, उसमें पूरी 70 विधानसभा सीटों पर ये बैठक हुई है ऋतु, और इन पर जो खास फोकस रहा है वो खास तौर से 3 सीटों पर रहा है, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हरिद्वार सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से सांसद हैं प्रवीण सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि पिछली बार कुछ कमी रह गई थी, कुछ कमजोरियां थी, उन्हें इस बार पूरा कर लिया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि लगातार जो है हम धरातल पर काम कर रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से उनका फीडबैक ले रहे हैं। टिहरी की बात करें तो टिहरी सांसद कल अपने अस्वास्थ्य के कारण जो है बैठक में शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी वहां की जो समस्या है उन समस्याओं को सुनने की कोशिश की गई, क्योंकि लगातार टिहरी का जो दौरा है वो
भी यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जिससे वो काफी हद तक समस्याओं से रूबरू हो चुके हैं और जनता का फीडबैक ले चुके हैं। तीसरी हम बात करते हैं पौड़ी सीट की, तो यहाँ पर पौड़ी सीट से जो सांसद है वो अनिल बलूनी है, जो बैठक में शामिल हुए थे, और उनका भी ये साफ कहना है कि जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां 2022 में पौड़ी सीट पर रही थी वो इस बार नहीं होंगी, क्योंकि इस बार काम किया गया है। जनता का जो रुझान है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो बीजेपी की तरफ साफ देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम तीसरी बार अपनी बिल्कुल स्मिता, और देखिए बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि किसी भी तरह से जो वापस से फतह है वो यहाँ पर उत्तराखंड में हो सके और सत्ता में काबिज हो सके। हालांकि देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कई मुद्दों को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो समीक्षा बैठक आगे आने वाले समय पर भी होगी, क्या उन मुद्दों को लेकर भी प्रयास किए जाएंगे कि कमजोर सीट पर तो फोकस है ही, लेकिन विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उनका भी सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल लिया जाए? बिल्कुल, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है जो बैठके हैं उसका दौर लगातार जारी है, जिसकी जानकारी भी कल मुख्यमंत्री दे चुके हैं कि हम लगातार जो है अब इस तरह की जो बैठके हैं, जो मंथन है, वो लगातार जारी रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा है। और इसकी शुरुआत भी हम कर चुके हैं। इससे पहले हरिद्वार में जिस तरह से मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ बैठक हुई थी, जिसमें विधायक भी शामिल रहे थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे, मंडल स्तर के कार्यकर्ता रहे, तो वहां भी जनता से जुड़ी समस्याओं को सुना गया। उनकी जो समस्या थी उन्हें कैसे उनका निदान कर सकते हैं और क्या बेहतर चीजें जनता के लिए कर सकते हैं, जिनसे निश्चित तौर पर देखिए अब क्षेत्रवासियों से भी फीडबैक लिया जाएगा, उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, और उसी के आधार पर आगे आने वाले समय के लिए विजन भी तैयार करना है। सीएम धामी की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। बहरहाल स्मिता, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि इस बार हरिद्वार में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हर जगह पूरी मेहनत करनी पड़ती है और जहां मेहनत कम होती है वहां पर नुकसान हो सकता है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और प्रदर्शन में निश्चित तौर पर सुधार भी किया जाएगा। मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है और जहाँ मेहनत में कमी होती है तो कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और इससे मेहनत करते हैं, मेहनत करेंगे। और जहाँ तक हरिद्वार की बात है, ठीक है, पिछला विधानसभा चुनाव हरिद्वार में हम लोग जिस स्थिति में होना चाहिए था स्थिति में नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से इस बार सुधार। साथ ही मसूरी में वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की गई। अब बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की ओर से वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लगातार यहां पर बात कही जा रही है कि उन्होंने वंदे मातरम गायन का अपमान किया है। वंदे मातरम गायन ना करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वंदे मातरम का अपमान, राष्ट्रगीत का अपमान करना किसी का भी अधिकार नहीं है। अब ऐसे में पुतला दहन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी पूरे देशवासियों से माफी मांगे, इस तरह की बातें भी लगातार कही गई और जमकर नारेबाजी की गई। अब ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में सियासत हो रही है, लेकिन उत्तराखंड का जो माहौल है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है सिर्फ इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये सभी दिग्गज कांग्रेस पार्टी के माफी नहीं मांगते। और मल्लिकार्जुन खड़गे को तो देशद्रोही करार यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना बड़ा अनिवार्य है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एकाएक रुकवाया गया, अपमान करा गया, प्रसिद्ध चिन्ह लगाया गया कि क्यों उसे बजाया जा रहा है, क्यों उसे सुना जा रहा है। और ये सारा कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने करा। और बहुत ही दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में कई वर्ष अपना कार्य करा
और नेतृत्व संभाला, उन्हें वंदे मातरम का महत्व नहीं पता। अरे बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होगी, शक्ति होगी, और क्या बुरा है इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कल कल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठे, कोटि कोटि हमारी जो बाहें हैं वो एक साथ देश को बचाए। इससे कांग्रेस साथ ही देहरादून में केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अब प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग में यात्रा व्यवस्थाओं की वर्चुअल समीक्षा की। उन्होंने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। समीक्षा में यात्रा मार्ग पर पेयजल और बिजली की व्यवस्था सामान्य बताई गई। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घोड़ा खच्चरों के साथ स्वास्थ्य और पशु कल्याण का ध्यान रखने के साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने की बात कही गई है। तो केदार चारों धाम की जो यात्रा है वो अभी भी लगातार चल रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को कोई बड़ी परेशानी ना हो उसका विशेष ध्यान देने को लेकर लगातार बैठक की जाती है। उसमें समीक्षा की जाती है कि अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, चाहे बाबा केदार की नगरी हो या बद्री विशाल का हो धाम हो या फिर गंगोत्री यमुनोत्री हो। अब ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को भी जल्द दूर करने की बात यहां पर की जा रही है। घोड़ा खच्चरों के स्वास्थ्य पर भी फोकस करने को लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेला अधिकारी सोनिका ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सड़कों, पुल और घाटों के निर्माण में तेजी लाने और जरूरत पड़ने पर दिन रात काम कराने को कहा गया। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता से समझौता न करने, अतिक्रमण हटाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बताते चले कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं को भी समय पर पूरा करने पर फोकस यहां पर किया गया। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में आम लोगों को बेहतर और गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए गए। प्रदेश के सभी जिला और बड़े उप जिला अस्पतालों को 31 मार्च 2027 तक NABH से मान्यता दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा 24 घंटे शुरू करने और अगले 3 महीनों में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने को कहा गया है। अस्पतालों के डिजिटलीकरण, खाली चिकित्सकीय पदों को भरने और मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मजबूत करने पर भी फोकस किया गया। आने वाले समय के लिए रूपरेखा लगातार तैयार की जा रही है, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम ऐसे विभाग हो या फिर अलग अलग विभागों में किस तरह से काम किया जा रहा है। लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देहरादून में जनपदों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने हर महीने के पहले मंगलवार को समन्वय बैठक करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जिला अधिकारी अपने जिले की उन समस्याओं को रख सकेंगे जिनके समाधान के लिए शासन स्तर पर फैसले या फिर विभागीय समन्वय की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में मामलों का मौके पर ही जल्द निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। सरकार का मकसद जिलों और शासन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर आम लोगों से जुड़े हुए मामलों का जल्द ही समाधान करना है। अब बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक की है। बैठक में अपराध पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी ने 1 साल से पुरानी सभी विवेचनाओं को जल्द पूरा करने और महिला अपराधों में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साइबर अपराध में रिकवरी पर खास ध्यान देने और पुरानी चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा करने को कहा गया। वहीं नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। आईजी ने बताया कि एनडीपीएस के तहत अब तक 382 मुकदमे दर्ज है और इसके साथ ही 519 तस्करों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए जैसे
से कुछ में न्यायालय से स्टे है, तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है। चमोली के हाट सियासैंड में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। दरअसल टनल में फंसे सभी 22 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि 10 श्रमिकों की मौत हो गई है। रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना समेत कई एजेंसियों ने मिलकर अभियान चलाया। अब सभी प्रभावित श्रमिकों को बाहर निकालने के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। आखिरकार लंबे समय बाद एक बड़ी सफलता मिल चुकी है, लेकिन दुखद ये कि इसमें कई जो श्रमिक हैं उनकी मौत भी हो गई। 13 को जो टनल में हादसा हुआ था उस दिन 19 लोग उसमें निकाले गए थे, जिसमें 12 लोग सकुशल अस्पताल में भर्ती रहे जिनका इलाज चल रहा है। 7 लोग मृत निकाले गए थे। शेष 3 लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी रहा। एक शव कल बरामद हुआ है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार टोटल 10 लोगों की। साथ ही पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के चलते हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। लैंसडाउन के मेहरगांव में मकान के ऊपर मलबा आने से घर ढह गया। हादसे में दबे 3 लोगों में से 2 वर्षीय बच्चे शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। वहीं सतपुली के बैर गांव में किचन की छत गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घायल बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं चमोली के तमक नाले में लापता हवलदार पंकज की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 अगस्त को अतिवृष्टि के बाद तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने से हवलदार पंकज लापता हो गए थे। अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बीआरओ, गढ़वाल राइफल्स और पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही है। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और अत्याधुनिक जीपीआर की भी मदद ली जा रही है। 3 आपको बता दें एक्सकेवेटर और 50 से ज्यादा जवान मलबा हटाकर संभावित जगहों की जांच कर रहे हैं। तमक नाले से आगे नदी के दोनों किनारों तक सर्च अभियान का दायरा बढ़ाया गया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कूलागाड़ के पास वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। पहाड़ी से मलबा और बड़े बोल्डर गिरने के बाद पुल टूटने से रास्ता बंद हो गया है। इससे दारमा, व्यास और चौदास घाटियों का धारचूला से संपर्क प्रभावित हुआ। आपको बताते चले कि रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों और सेना के जवान और गुंजी कुटी की ओर जा रहे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। बीआरओ की ओर से बताया गया कि आज शाम तक डायवर्जन का काम पूरा कर लिया जाएगा।